हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विजडम। तो हम लोग यूनिट 1 ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के बारे और न्यूक्लियस के बारे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो हम माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस है। और एक फ़र्क होता है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल मतलब ट्रू सेल, एंड प्रोकैरियोटिक का मतलब जो प्रिमिटिव सेल, जो ट्रू सेल नहीं है। तो फ़र्क ये होता है कि जो यूकैरियोट्स है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, उसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे वो मेम्ब्रेनस रहेंगे, यानी डबल लेयर मेम्ब्रेन इसमें होगा। लाइक जैसे हमने न्यूक्लियस में देखा था, न्यूक्लियस भी तो डबल लेयर मेम्ब्रेन था, जिसमें कि हमने देखा था कि न्यूक्लियर पोर था। तो वैसे ही जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ये है आपका आउटर लेयर, ये है आपका इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। सो हमने क्या देखा अभी, याद रखने के बाद क्या है कि जो डबल लेयर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होंगे वो किस में होंगे, यूकैरियोटिक्स में होंगे। यूकैरियोटिक्स में ही होगा, आपको प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक्स में जो डीएनए है वो सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ रहता है, वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, इसलिए प्रिमिटिव डीएनए बोलते हैं उसको। तो अगर हम लोग देखें क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे, तो पहले तो यहाँ देख लें हम लोग तो इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो हो गया इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब कि जो इनर लेयर के अंदर जो भी आपके चीज़ है, लाइक डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो अंदर हो रहे हैं वो कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। जो भी फ्लूइड होता है वो मैट्रिक्स के अंदर रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब आप ऐसे समझें, मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि लाइक लाइक ये एक टब है, ये एक टब है, ठीक है। और इस टब में जो पानी है, ये इस पानी ये यहाँ पर पानी है, और इस पानी में आप तैर रहे हो। इस पानी में, इस पानी में आप तैर रहे हो। सॉरी, आपको बनाता हूँ मैं। ये आप इस पानी में आप तैर रहे हो, ठीक है। तो आप किस में तैर रहे हो, आप पानी में तैर रहे हो, तो इसी पानी को बोलेंगे मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंदर ये इनर मेम्ब्रेन में जो भी कुछ सेल में होता है, डीएनए, फ्लूइड, मैट्रिक्स, सभी को फ्लूइड सभी कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, यानी मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर देखिए। आउटर मेम्ब्रेन, outer mitochondrial membrane, it is intact and cover the whole structure। तो जो outer membrane है, ये whole structure को cover करता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। inner membrane, अब इनर मेम्ब्रेन क्या कहता है, इट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ फोल्ड कॉर क्रिस्टे। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें जो ये फोल्डिंग है, इस फोल्ड, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, और इसमें जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, देखें इस फोल्डिंग, यहाँ जो फोल्डिंग है, यहाँ जो फोल्डिंग है, यहाँ जो फोल्डिंग है, यहाँ जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टे। देखते हैं यहाँ यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रिस्टे। अब इस क्रिस्टे का काम क्या है, इस फोल्डिंग का काम क्या है, ये जो है मेटाबॉलिक जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी का जनरेशन करना। तो ये मेटाबॉलिक यानी एटीपी जनरेशन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा क्रिस्टे होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका एटीपी जनरेट होगा। और भी आप हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में कि यहाँ पर ईटीएस होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। कहाँ पर,
क्रिस्टे में, ठीक है। तो ये हो गया क्रिस्टे। अब द रीजन बिटवीन टू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी जो इनर में ये जो इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो प्लेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है। द फोल्ड ऑफ इनर mitochondrial membrane increase the surface area while increasing the output of cellular respiration। हमने कहा भी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर सरफेस है, जो कि अंदर अंदर वाला सरफेस, उसका फोल्ड होने के बाद उसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। और वो जो है इंक्रीज करता है, किस चीज़ का इंक्रीज, वो इंक्रीज करता है सेलुलर रिस्पिरेशन का। यहाँ वहाँ पर रिस्पिरेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर खाना टूट रहा है। यानी व्हाट इज द रिस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, और जिससे हम लोग क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, दैट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हो गया। अब देखिए द सेंट्रल लार्ज सेंट्रल फ्लूइड, क्या लार्ज सेंट्रल फ्लूइड, लार्ज सेंट्रल फ्लूइड cavity enclosed by the inner mitochondrial matrix called mitochondrial matrix, जो हमने अभी बताया, ठीक है। यानी जो फ्लूइड अंदर रहते हैं, किसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आगे, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी जितने भी सेलुलर आपके रिस्पिरेशन, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स के अंदर। किस मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, मतलब इसके अंदर, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। द मैट्रिक्स कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो जो इनर मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या रहता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जो कि ऑक्सीडाइज, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज करे, उसमें अपना राइबोसोम होता है और अपना माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का मतलब हो गया डीएनए, पॉइंट टू बी नोटेड। सेल के पास तो अपना बाहर साइटोप्लाज्म में डीएनए होता ही है, ये बात सबको हमें पता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि अपना डीएनए सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। और यस, बिल्कुल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपना अपना मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हेल्प करता है प्रोटीन बनाने के लिए। बट डीएनए और कहाँ रहता है, सेल न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, वो भी, वहां से भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और अपना सिंथेसिस कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। और इसमें, और अगर जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, दैट मीन्स कि वो अपना उसमें अपना राइबोसोम भी होगा। मतलब सेल के पास अपना राइबोसोम होता ही है साइटोप्लाज्म में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जीनोम भी होता है, यानी डीएनए भी होता है, और अपना राइबोसोम भी होता है, ठीक है। ये हो गया। द ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ब्रिंग about the oxidation of nutrients to release energy which is utilized in the formation of adenosine triphosphate, यानी एटीपी बनने में मदद करता है। कौन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी ऑक्सीडेशन होता है, जो भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है, वो ऑक्सीडाइज करके उस न्यूट्रिएंट से क्या रिलीज करता है, एटीपी। और वो हेल्प करता है किसमें बनने में, एटीपी बनने में। कौन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या मदद करता है, एटीपी बनाने में मदद करता है, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में मदद करता है। और ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, यही क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यही करेंसी है सेल का क्या है, करेंसी है। बॉडी में जितने भी एनर्जी यूज हो रहे हैं, बॉडी में
जिस फॉर्म में भी एनर्जी यूज हो रहे हैं वो किस फॉर्म में हो रहे हैं, एटीपी के फॉर्म में। तो जहां पर भी जिस सेल में भी, मतलब अगर मसल सेल में या फिर हमारे स्किन्स में या फिर टिश्यू में, कहीं पर भी, मतलब ब्रेन में, ब्रेन टिश्यू में, कहीं पर भी जो एनर्जी यूज हो रहा है वो एटी के फॉर्म में हो रहा है। अब और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, क्रूशियल रोल इन एपोप्टोसिस। तो यहां पर देखिए कि व्हाट इज एपोप्टोसिस, यानी प्रोग्राम सेल डेथ, जिससे कि बॉडी जो है अननेसेसरी ओल्ड सेल्स को बॉडी से बाहर करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। ठीक है, मतलब ये बॉडी, हम हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल रोज मरते हैं, मिलियंस ऑफ सेल रोज बनते हैं। तो एपोप्टोसिस क्या, वो प्रोग्राम सेल डेथ है, जिससे कि बॉडी में जितने भी ओल्ड अननेसेसरी सेल है उसको खत्म करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल और सेल सिग्नलिंग में काम आता है, सेल ग्रोथ में भी काम आता है, और कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, यानी सेल ग्रोथ के लिए और सेल का सिग्नल के लिए। सिग्नल मतलब सेल जो अदर सेल में जो चीज, मतलब सेल टू सेल कनेक्शन, और सेल के अंदर क्या बाहर आ रहा है, बाहर जा रहा है, और सेल में कौन से रिसेप्टर आके जुड़ रहे हैं, वो कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट, कौन सा एंजाइम आके जुड़ रहा है, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या काम करता है आपके सेल ग्रोथ का और सेल साइकिल का, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहां पर, अब कहां आते हैं हम लोग, राइबोसोम में। ठीक है, अब देखें इस राइबोसोम का क्या काम है। तो पहले पढ़ लेते हैं यहां पर। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम आर टीनी स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आरएनए, प्रोटीन, द फंक्शन they function as site of protein synthesis. Ribosome may free in cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum. Ribosome are the site of protein synthesis. आप इस चीज को याद करना है हमें। पहले तो यहां देखें, ये है, पहले तो यहां देखें, ये है राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक है, दोनों सब यूनिट होता है, एक 60s एक 40s, किसमें, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, यहां से अमीनो एसिड, अच्छा पहली बात कि जो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन को बनाना। तो प्रोटीन कैसे बनते हैं, प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन आर द पॉलीसेक, प्रोटीन क्या है, जब अमाइनो एसिड के मोनोमर आके जुड़ते हैं, एक मोनोमर आके जुड़ा, मतलब एक अमाइनो एसिड आके जुड़ा, फिर एक अमाइनो एसिड आके जुड़ा, फिर एक अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर एक, ऐसे 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 ऐसे, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आके जुड़ते हैं तब क्या बनता है, हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो इसी तरीके से 60s और 40s, ये 60s बड़ा होता है, ये छोटा होता है। क्या होता है कि यहां से अलग अलग कोडोन के थ्रू अलग अलग अमाइनो एसिड आके यहाँ जुड़ता है, और यहाँ पर अमाइनो एसिड में बेस पेयर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आता है, और यहाँ से इसका इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब जैसे सी, जैसे जी के साथ सी, ए के साथ टी, ऐसे करके हमारा बेस पेयर आके जुड़ता है। यहाँ से यमाइनो एसिड आता है, और यहाँ से यमारएनए अपना बॉन्ड बनाता है, और धीरे 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 क्या बनता है, एक पूरा चेन बन जाता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, तो राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, बट
कुछ राइबोसोम जो है वो सेल साइटोप्लाज्म में भी होंगे और कुछ राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कि वो जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक है, तो टीनी स्ट्रक्चर दैट कंटेन राइबोसोमल आरएनए, सेवरल राइबोसोम प्रोटीन। ठीक है, अब देखें सब यूनिट क्या है, स्मॉलर यूनिट 40s, लार्जर यूनिट 60s। तो इस 40s का ही बाइफर्केशन क्या है, इसमें 80s होता है आरएनए, 33 प्रोटीन होता है। ठीक है, और लार्जर यूनिट में क्या होता है, 5s आरएनए, 28 आरएनए एंड 5.8 आरएनए और 46 प्रोटीन, जो कि कोडोन वो लाता है, कौन, राइबोसोम। ठीक, अब राइबोसोम जो है टू टाइप होता है, जो कि हमने कहा अभी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक फ्री एक राइबोसोम जो साइटोसोल में होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहां पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देख लें। दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फर्क कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कौन सा इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक है और कौन स्मूथ है। तो स्मूथ में क्या रफ में क्या रहेगा कि इसमें राइबोसोम लगा हुआ रहेगा। ये जो रफ है, इसमें इसके सरफेस में क्या रहेगा, छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए रहेंगे। तो जहां पर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम नहीं लगे हुए, देखिए इसमें लगा हुआ है, नहीं है, ये सब में लगा हुआ है, ये सब में लगा हुआ है, नहीं है, तो इन सारों को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक करके। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल विद इन द साइटोप्लाज्म। क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है, मेम्ब्रेनस, इसमें मेम्ब्रेन की तरह है ना, ये मेम्ब्रेनस है, ये मेम्ब्रेनस है। ठीक है, कहाँ गया, यस, जो कि दो टाइप का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ। तो अब देखिए फंक्शन हमें याद करना जरूरी है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। तो स्मूथ का काम क्या है, लिपिड का फॉर्मेशन करना और स्टेरॉइड बनाना, स्टेरॉइड हार्मोन बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। हम लोग इसलिए ये सारे चीज़ पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि जो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके, ड्रग्स के बारे में, कि बॉडी के अंदर जो भी ड्रग्स जाते हैं और वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद उसको बॉडी से बाहर भी करना है, बॉडी से डिटॉक्सिफाई भी करना है। अगर बॉडी के अंदर, अगर ब्लड के अंदर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 बढ़ रहा है और वो एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और टॉक्सिसिटी कॉज करेगा तो बॉडी में दिक्कत होगा। ठीक है, तो कौन डिटॉक्सिफाई कौन करता है, हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी के लिए क्या है, क्या याद रखना है, मेन चीज कि ये लिपिड को फॉर्म करता है, लिपिड फॉर्मेशन। अब ये लिपिड का काम क्या है, अब ये लिपिड कहां जाता है, गोल्जी एपेटाइटिस में, हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी एपेटाइटिस में जाता है। जब गोल्जी एपेटाइटिस में जाता है वहां पर पैक होता है, और पैक होने के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वहां जाकर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों हमें पता है लिपिड, क्यों, कि हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर है। क्या है वो, लिपिड बाइलेयर है, मतलब वो किसी से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है प्लस प्रोटीन से बना हुआ है ना।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड बना रहा है। और प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन जिसके पास राइबोसोम है। राइबोसोम किसके पास है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेल का सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हमें क्या याद रखना है कि तीन चीज याद रखना है। पहला पहला क्या कि लिपिड फॉर्म करता है कौन? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है और डिटॉक्सिफाइंग ऑफ द ड्रग करता है। अब आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कहाँ गया? रफ, ये है रफ, ये है रफ। इसमें राइबोसोम है, याद रखना हमें ये बात। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, द rough endoplasmic reticulum has ribosome attached to its surface and responsible for synthesizing of protein that are exported from the cell. Rough endoplasmic reticulum is a network of flattened membrane cells called cisternae. अब देखें पहली बात कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अटैच रहता है? उसके सरफेस में क्या रहता है? राइबोसोम रहता है। राइबोसोम अटैच रहता है। ठीक है, राइबोसोम अटैच रहता है। और ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो कि सेल दैट इज एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, जो कि पूरे सेल में उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेके जाते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये नेटवर्क है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन कॉल सिस्टर्न। ये देखिए, ये देखिए, ये है सिस्टर्न। ठीक है, ये है सिस्टर्न। अब ये सिस्टर्न आगे की तरफ से आता है। देखिए, ये सिस्टर्न है। देखिए, इससे हम ये न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टर्न। ठीक है, अट और इट इज अ कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। यानी ये कहाँ से शुरू होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू होता है। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म। अब आते हैं हम लोग गोल्जी एपेटस में, कि जो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? आपका प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? आपका लिपिड बनाता है। तो उसको अब इन सारे चीजों को, यानी लिपिड और प्रोटीन को, हमको सारे सेल में भेजना है। सेल के अलग अलग जगह में भेजना है। कहाँ पर भेजना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए भेजना है। और प्लांट में अगर बात करें तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भेजना है। तो अब उसको कौन पैक करेगा? पैकेजिंग कौन करेगा? तो ये काम आता है हमारा गोल्जी एपेरेटस का। ये है गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, ये देखिए ये देखिए गोल्जी एपेरेटस का। ये देखिए, ये सिस फॉर्म होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। वेट वेट, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। गोल्जी एपेरेटस इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट फॉर सेल ऑर्गेनाइज इन द यूकैरियोट्स। कहाँ पर यूकैरियोट्स? कहाँ पर होता है? प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, फंगी में होता है, प्रोटेस्टा में होता है। इट इट प्लेज अ रोल टू मॉडिफाई। ये हमें याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक मिनट। एक मिनट, इसको अलग मैं पेन लूँ। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओहो, नहीं, नहीं हो पाएगा। खैर कोई बात नहीं। आई वॉज ट्राइंग न्यू समथिंग। या तो क्या है? ये मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है, एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन
एंड लिपिड विद इन द सेल। यानी ओहो, उसको बंद करना था। यस, ये तो मॉडिफाई करने का क्या है, और पैक जो भी लिपिड और प्रोटीन बना उसको मॉडिफाई करके उसको पैक करना है। पैक करने के बाद उसको वेसाइकल में जो ये जो वेसाइकल है, इस वेसाइकल में उसको बांध कर, ये जो वेसाइकल है इसको बांध कर, मतलब उसको भर कर कहाँ लेके जाना है, सेल में, विद इन द सेल, जहां पर भी उसको यूज हो। तो काम क्या हो गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus? मॉडिफाइंग, मॉडिफिकेशन और मॉडिफाइंग पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, बस यही काम है इसका। अब थोड़ा देख लेना डिस्कवरी, इसको कौन किसने किया है, कैमेलियो गोल्गी ने इन 1898 को डिस्कवर किया था। ही वॉज ये इटालियन साइंटिस्ट। सबसे पहला उसने कहाँ देखा था, नर्व सेल में, यूजिंग ए स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू। अब देखिए स्ट्रक्चर में इसमें आते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर का फ्लैटन मेम्ब्रेनस बाउंड सैस कॉल्ड सिस्टरने, सिस्टरने, ठीक है। अब सिस्टरने सामने से होता है, अब सिस फॉर्म होता है जो सामने से होता है, और एक पीछे से भी होता है। अभी दिखाते हैं, एक देखें, ये जो है सिस फॉर्म, यहां पे दिखाते हैं, ये है सिस फॉर्म, ये है सिस फॉर्म, ये है सिस फॉर्म। यानी सामने से जो, ये सिस फॉर्म क्यों, यहां से ही इसी इसी फॉर्म से इ, इसी फॉर्म से जो है लिपिड और प्रोटीन को वो एक्सेप्ट करता है बॉडी के मतलब गोल्जी apparatus के अंदर, इसलिए इसको सिस फॉर्म है, सामने वाला फॉर्म है, ठीक है, जो कि कहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। और देखें मीडियल फॉर्म, जहां मीडियल फॉर्म यानी मिडिल में, यानी मिडिल फॉर्म यानी ये मिडिल में। अब यहां पर क्या होगा, पैकेजिंग होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पैकेजिंग होगा। और ट्रांसफॉर्म यानी पैकेजिंग मटेरियल इनटू वेसिकल एंड सेंड देम इनटू देयर डेस्टिनेशन। और ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये है आपका ट्रांसफॉर्म, यानी इस ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, वेसाइकल के थ्रू यहां पर मॉडिफाई हुआ, यहां पर मॉडिफाई हुआ, और यहां से आकर ये सब में देखिए, ये सब में आके ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। ये हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब इस ट्रांसफॉर्म में पैक हो गया कौन, हमारा प्रोटीन लिपिड, और इसी वेसाइकल फॉर्म में वो जाता है कहां पर, क्या, कहां पर, अलग अलग बॉडी, अलग अलग जगह पे, लाइक लाइक सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये वेसाइकल फॉर्म में ऐसा हो गया, ठीक है। ये सारे चीज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ सिस फॉर्म। अब चलते हैं हम लोग फंक्शन में, जो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फंक्शन देखें कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना, यानी प्रोटीन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है उसको मॉडिफाई करना, यानी उस उस जो कि प्रोटीन आ रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको ऐड करना कार्बोहाइड्रेट के साथ, जो भी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या वो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। जब प्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिलता है तब क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। तो ये सारी बात है। और जब लिपिड प्लस प्रोटीन बनता है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लिपोप्रोटीन, ठीक है। यानी पैकेजिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, पैकेज प्रोटीन लिपिड इनटू द वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कहाँ पर लेके जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में, लाइसोसोम बनाने में मदद करेगा, आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी ये भी आप चीज़ अभी ये बात याद कर लें कि जो भी जो वेसाइकल है, जो कि जो कि गोल्जी apparatus से आ रहा है, उससे, उसके मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, लाइसोसोम भी बनता है, लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम की, अब लाइसोसोम क्या करता है, ये अभी याद रख लें कि लाइसोसोम क्या करता है, ये इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है,
होते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कहता है, बॉडी जो सेल में जो भी सेल ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स सेल में जो भी बुरी चीज़ है उसको डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है। अब सिक्रेशन, इंपॉर्टेंट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम एंड म्यूकस कौन करता है, हमारा गोल्जी एपिटस ये सब करता है। और सेल प्लांट में देखें तो गोल्जी एपिटस में जो भी पैकेजिंग हो रहा है वो प्रोड्यूस वो पॉलीसेकेराइड बनाता है, जो कि सेल वॉल में मदद आता है। पॉलीसेकेराइड क्या बनाता है, सेल वॉल किससे बना होता है प्लांट का, पैक्टीन एंड हीमोसेलुलोज से। ठीक है। तो ये अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ में, जो कि सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं, और असल बात है कि सवाल आए या ना आए, लेकिन ये जो भी अभी सेल साइकिल या पढ़े या फिर पढ़ेंगे, और जो अभी सेल और ऑर्गेनल्स पढ़े, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का बेस है। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी अगर हमारे जहन में, हमारे माइंड में अगर क्लियर है, तो फिर हम लोग सारे ड्रग्स जो भी बॉडी के अंदर ही ना ड्रग्स जाएगा, और बॉडी का अंदर वो एब्जॉर्ब होगा, वो टूटेगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा, और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा। तो वो कब हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जाके और किस बॉडी पार्ट में जाके उसमें क्या हो रहा है। तो जब तक हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी या मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी को नहीं जानेंगे, तो तो हमें नहीं पता चलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल सेल ग्रोथ देखेंगे। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, जो भी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके बाय।